सभी को नमस्कार। दोस्तों, यूपीएससी मेंस जीएस 3 इकोनॉमी और एग्रीकल्चर सीरीज में आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है मेजर क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और आगे हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ये जो आपको सिलेबस दिख रहा है पूरा सिलेबस टू द पॉइंट आगे आने वाले लेसन में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहला देख लेते हैं। और एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा करो और टू दी पॉइंट यहाँ पे पढ़ाई का मजा लो। आराम से हम कोशिश करेंगे कि सब चीज़ों को कवर करें गहराई के साथ में। तो आज का हमारा पहला टॉपिक, सबसे पहले वही तरीका सेम कि हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे ये टॉपिक है मेजर क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। इसको बोलते हैं क्रॉपिंग जो पैटर्न होता है, सस्य जो प्रारूप होता है कि किस प्रकार एक क्षेत्र विशेष में एक समय काल में फसलों का जो संयोजन होता है उसको बोलते हैं। और डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक पार्ट से कम आते हैं। करंट अफेयर में जो भी कृषि को लेकर चीज़ें चर्चा में रहती है, चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, बजट हो, या और कोई नई टेक्नोलॉजी कृषि में जब आती है तो वहाँ से उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मेंस में ज़्यादा पूछा जाता है। तो न्यूज़पेपर से लगातार जुड़े रहें। और इसके अलावा यदि आप मैगजीन देखना चाहो तो जैसे कुरुक्षेत्र मैगजीन है, बहुत अच्छी मैगजीन आती है जो कि GS 3 के जो इकोनॉमी और एग्रीकल्चर मुद्दे हैं उनको आसानी से कवर करती है और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से भी आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हो, अच्छा मौका है आपके पास। तो जैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन एक देखना यहाँ पे, फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियाँ क्या है, उभरती प्रौद्योगिकियाँ फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती है। इसी तरीके से धान गेहूँ प्रणाली को सफल बनाने हेतु कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी है, इस सफलता के बावजूद ये प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई। यानी क्वेश्चन आप देख सकते हो कि हरित क्रांति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, भारत में जो क्रॉपिंग पैटर्न है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, कितने प्रकार का होता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। मेंस की एग्जाम में प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा आती है, जैसे टॉपिक क्या लिखा हुआ था और क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। तो इनको भी आप लगातार देखते रहना। इसके अलावा जैसे एकीकृत कृषि प्रणाली क्या है, किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक होगी। बागवानी फर्मों के उत्पादन, उसकी उत्पादकता, आय में वृद्धि करने में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की भूमिका। अब जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्या है, ये हमेशा चर्चा में रहता है। हॉर्टिकल्चर मिशन आपने देखा होगा, प्री में भी देखा होगा, और कुरुक्षेत्र मैगजीन में तो कई बार इनको अच्छे से कवर किया जाता है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि आप जब पढ़ते हो ना, मेंस की एग्जाम में जब पढ़ते हो तो पेपर 2 और 3 के लिए हमेशा तैयार रहना। करंट अफेयर के लिए जो क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से जुड़े हुए आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गत वर्षों में कुछ विशेष फसलों पर जोर देने से सस्य पैटर्न में किस प्रकार बदलाव हुआ है या बदलाव ला दिया है। मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग पर पल को विस्तार पूर्वक समझाइए। हमारा टॉपिक आज क्या है, सस्य पैटर्न, जो कृषि या प्रतिरूप हम जिसको बोल सकते हैं, फसल प्रतिरूप बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए। मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक जब होते हैं, जैसे ये एग्रीकल्चर वाले टॉपिक हम आज जो लेके चल रहे हैं, जो आज हमारे टॉपिक है, यहाँ पे 4 टॉपिक साथ में ही है। ठीक है, आज जिसमें से हम पहला टॉपिक कर रहे हैं ग्रुपिंग पैटर्न। जैसे ये चारों टॉपिक होते हैं तो इसके बाद में 2-4 क्वेश्चन मॉडल आंसर आपको बताऊंगा कि कैसे इसको लिखा जाना चाहिए। क्योंकि आप कितना ही पढ़ लो, स्टैटिक पार्ट पढ़ लो कितना ही, जब तक आप क्वेश्चन को तोड़ना नहीं सीखते हो, क्वेश्चन पर आप थिंकिंग नहीं करते हो, उसके पार्ट्स को आप तोड़ना नहीं सीखते हो, कैसे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, बॉडी पार्ट होगा, तब तक मज़ा नहीं आएगा। मतलब ये एक फ़र्क पड़ता है कि आप चाहे कितना ही पढ़ लो, जब तक आंसर राइटिंग की कला नहीं सीखते हो तो मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं एक बताना चाहूँगा, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है कि जैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको हम लेके चलते हैं, उसी को थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन है कि जैसे धान गेहूँ प्रणाली को सफल बनाने हेतु कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी है। जैसे आप जब भी बात करते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, धान गेहूँ प्रणाली को सफल बनाने हेतु कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी है, तो यहाँ पे क्या सफल बनाने में इन दोनों फसलों को, तो आपके पास ये होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप जब लिखते हो इस बारे में तो आप इंट्रोडक्शन बता सकते हो कि भारत के अंदर जैसे ही मतलब 1960 के दशक में हरित क्रांति आती है, हरित क्रांति आने के बाद में गेहूं और धान दोनों फसलों के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी जाती है, उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण हम इसमें आत्मनिर्भर बन जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में चाहो तो ऐसा कुछ कुछ शुरू कर सकते हो। बाद में आता है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये 250 वर्ड में 3 पेज में आपका वहाँ पे आपको लिखना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए बाद में कि इसको सफल बनाने के लिए कौन से कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो आपको जैसे आपको पता होना चाहिए जलवायु या भौगोलिक कारक, आपको यानी प्राकृतिक जो कारक है वो पता होने चाहिए, जिसमें थोड़े से इसके आप बता सकते हो कि कौन कौन से कारक है जलवायु और भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में आप चाहो तो ना इसके अन्य कारक जैसे आप ले सकते हो कि हरित क्रांति वाला एग्जाम्पल देख के आप बता सकते हो हरित क्रांति में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें हाइब्रिड बीज है, वहाँ की सिंचाई जो सिस्टम है वो बता सकते हो।
इसके अलावा जोत का आकार किस क्षेत्र में क्या होता है वो बता सकते हो। किसानों की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, किसानों को लेकर आप बता सकते हो। सिंचाई के क्षेत्र को लेकर मतलब परिवहन है या एमएसपी प्राइस को भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। यानी आपके पास अलग अलग पॉइंट होने चाहिए इसको लिखने के लिए कि गेहूं धान प्रणाली जो है सफल बनाने में सबसे प्रमुख कारण और कौन से हो सकते हैं। जब हम इनको एक मॉडल आंसर के रूप में तैयार करेंगे तो और अच्छे तरीके से करेंगे। अभी आपको मैं केवल ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को तोड़ना कैसे होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन को तोड़ोगे, जैसे बॉडी पार्ट पे आप पहला आयाम किस पे लिखोगे कि धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारक है, कारकों के ऊपर आपने बात की। फिर क्या क्वेश्चन की सेकंड डिमांड क्या है, इस सफलता के बावजूद ये प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई। तो सीधा सा इसका संदेश है कि जो हरित क्रांति है उस पर हमने क्या किया, गेहूं और चावल को ही ज्यादा महत्व दिया, उन्हीं के बीजों का विकास किया। उस क्षेत्र में ज्यादातर हमने क्या किया, एक मोनोकल्चर को बढ़ावा दे दिया। और उसके बाद में आप जानते हो कि हरित क्रांति से किस प्रकार पर्यावरणीय समस्या आने लगी थी, जल संकट भी आने लगा है, मृदा प्रदूषण है, बहुत सारे आयाम इसके साथ जुड़ गए। तो सेकंड पार्ट में आपको ये लिखना चाहिए था। और लास्ट में फिर कुछ समाधान के पॉइंट आपके पास हो तो वो लिख सकते हो, या फिर लास्ट में निष्कर्ष लिख के इसको एंड कर सकते हो। तो कहने का क्या मतलब है कि साथ साथ में आप थोड़ा सा ऐसा थिंकिंग कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तोड़ना भी सीख सकते हो। और अच्छे मॉडल आंसर के लिए हम कोशिश करेंगे। मैं बीच बीच में पहले भी लाता रहा हूँ, आप चाहो तो आंसर राइटिंग के बहुत सारी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में वो देख सकते हो। ठीक है, आते हैं हमारे मूल टॉपिक पर। ये टॉपिक बड़े होते हैं, नो डाउट कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 5 मिनट में 10 मिनट में आपको ये टॉपिक करा दूं, वीडियो करा दूं। ये इतना पॉसिबल नहीं है। इतना पेशेंस तो आपको दिखाना पड़ेगा और इतना विश्वास रखना इस बात का कि इतना क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जब मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ इनको बनाने में, जैसे कल वीडियो क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं इसका टॉपिक तैयार करके आराम से वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन इन टॉपिक को रिसर्च करते करते मुझे कितनी किताबें और कितने नोट्स खंगालने पड़े, और लास्ट में फिर कुछ जगह कुछ अच्छा मटेरियल मिला, यानी कई जगहों से जोड़ के चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। तो आप क्यों फिर मेहनत करोगे एक्स्ट्रा। कुछ चीज़ें होती है जिन पे मैं बोलूँगा कि आप ऐसा कर लो। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, आप जैसे ये करोगे, और एक कुरुक्षेत्र मैगजीन है वो आप करते रहोगे तो आपका और ज़्यादा वैलिडेशन हो जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ते रहना आप, वो तो मैं बोलूँगा जहाँ पे आपको लगता है कि सुधार की संभावना है। लेकिन स्टैटिक नोट्स जब आप तैयार करते हो, चाहे आप कहीं किताबों से नोट्स तैयार कर लो, उन नोट्स से तो ये बेहतरीन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आते हैं मुख्य टॉपिक पर कि मुख्य फसलें और देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न। थोड़े बहुत डाटा वगैरह आपको याद रखना, आपके नोट्स में डाटा वगैरह आप शामिल करते रहना। जैसे भारत की आप मान सकते हो कि भारत की जो कुल आबादी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो 58% आबादी किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। और कृषि व सहायक क्षेत्रों में हम जीडीपी का योगदान देखें, कृषि और सहायक क्षेत्र मतलब बहुत सारे और भी सेक्टर आते हैं, पशुपालन वगैरह, मत्स्य पालन इसमें आते हैं। तो जीडीपी में कितना योगदान है इसका, लगभग 20% आप योगदान बता सकते हो। आगे पीछे 1-2% हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप टोटलिटी में इन चीज़ों को बताना। ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध फसल क्षेत्र में हम देखें तो भारत मतलब टॉप पे इस मामले में। और अब बात आते हैं मुख्य टॉपिक की क्रॉपिंग जो पैटर्न होता है वो क्या है। फसल प्रतिरूप भी इसको बोलते हैं, कई बार सस्य प्रारूप भी इसको बोलते हैं, सस्य प्रतिरूप भी बोलते हैं। तो इनसे ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि फसल प्रतिरूप सस्य प्रारूप क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित समय काल में और विभिन्न फसलों का अनुपात, या किसी एक क्षेत्र में विशेष समय में विभिन्न प्रकार की बोई की फसलें। ये तो किताबी परिभाषा है। अब इसको आप सामान्य दृष्टिकोण से समझो कि एक क्षेत्र है, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, मैं राजस्थान में रहता हूँ। तो राजस्थान में इस समय क्या चल रहा है, इस समय खरीफ ऋतु चल रही है, आप खरीफ का सीजन बोल सकते हो। कि एक एक स्थान विशेष या एक क्षेत्र विशेष में एक समय में किस टाइप की फसलें बोई जाती है। जैसे सामान्य दृष्टिकोण से लो कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, कि मेरे आसपास में देखूं तो इस समय कौन सी फसलें बोई जाती है, खरीफ के सीजन में कौन सी फसलें बोई जाती है। जैसे अभी मैंने आपको कई बार वीडियो में दिखाया है, अभी बाहर जाके देखूं तो यहाँ पे बाजरा मिलेगा, ग्वार इसमें मिलेगा, मोट और जो दालें हैं जिसमें आप मूंग की दाल कह सकते हो, वो मिलेगी। आसपास कई जगह मूंगफली भी है, कपास भी है। तो ये क्या है, ये हमारे क्षेत्र का क्या दिखा रहा है, सस्य प्रारूप दिखा रहा है। और ये किस पर डिपेंड करता है, मुख्य रूप से ये डिपेंड करता है भौगोलिक और जो आप कह सकते हो जलवायु दशाओं पर निर्भर करता है। तो एकदम सिंपल है ना। जैसे आप अपने क्षेत्र में रहते हो, आप ओवरऑल अपने क्षेत्र की बात करोगे तो आप अपने आसपास देखना कि आपके वहाँ रबी की सीजन में या खरीफ की सीजन में या और जो जायद की फसलें आती हैं उसमें किस टाइप का वहाँ पे कृषि प्रतिरूप है, यानी कौन कौन सी फसलें उस समय में बोई जाती है। और इसमें बदलाव आ सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें कि पंजाब में हम बात करें परंपरागत रूप से आज़ादी से पहले, तो वहाँ पे कौन सी फसलें बोई जाती थी। लेकिन जब वहाँ पे हरित क्रांति आती है तो वहाँ पे मुख्य रूप से गेहूं और चावल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जबकि ट्रेडिशनल रूप से वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं था, वहाँ की जलवायु शायद ऐसी नहीं थी। लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने एक अपॉर्चुनिटी दी, हरित क्रांति के दौरान हाइब्रिड बीजों को वहाँ पे बोया गया, वहाँ पे सिंचाई का विस्तार किया गया, तो वहाँ का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो बदल गया। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन भी क्या कर सकता है, क्रॉपिंग पैटर्न को बदल सकता है।
और आधुनिक जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है वो भी क्या कर सकती है, क्रॉपिंग पैटर्न को बदल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क और अर्धशुष्क है, यानी थोड़ी डेजर्ट टाइप की जलवायु है। तो यहाँ पर फसलें कैसी होगी, जैसे मोटे अनाज, बाजरा, ये अच्छे होंगे यहाँ पे। या थोड़ी सी मिट्टी दोमट मिट्टी है, तो थोड़ी सी हम फुहारा सिंचाई करके क्या कर सकते हैं, गेहूं बो सकते हैं, यहाँ पे गेहूं जो अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कल को जैसे यहाँ पे एक आजकल जैसे क्रांति चल भी रही है कि जैसे पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, तो लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल परंपरागत जो कृषि हमारा प्रतिरूप है उसमें बदलाव ला रहे हैं। कि जैसे उसमें वर्टिकल कृषि होती है, ग्रीन हाउस में क्या करते हैं या पॉली हाउस में क्या करते हैं, उसमें टेम्परेचर सब कंट्रोल किया जा सकता है अपने हिसाब से। तो जो भौगोलिक समस्याएं थी, जलवायु की जो समस्या थी, उनको हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, और नई चीजें हम डेवलप कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें नई नई सब्जियां, जैसे वर्टिकल, उसमें जो भी जैसे सब्जियां हम दे सकते हैं कि जैसे अ, आप ये जो बेल वाली सब्जियां हैं, मैं आसपास जो देखता हूँ कि जैसे खीरा हो गया या घिया है, जैसे करेला वगैरह, आज ये जो सब्जियां हैं वो उसमें उगाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कृषि प्रतिरूप को बदलने की और नई चीज़ों को सीखने की। तो ये चीज़ें समझ लेना कि क्वेश्चन कैसे आएगा, थोड़ा डायनेमिक आएगा, थोड़ा सा बदलाव वाला क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर में जो चीज़ें चर्चा में रहती है उसको जोड़ के आएगा, या कोई सरकारी योजना, याद रखना कोई बड़ा मिशन है जिसको लेकर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको आप समझ गए होंगे, फसल प्रतिरूप क्या है, कि किस प्रकार अपने आसपास के क्षेत्र में या किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में एक समय काल में किस प्रकार की फसलों का संयोजन होता है, किस प्रकार की फसलें बोई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कृषि प्रतिरूप बोलते हैं। ये मैंने अपना प्रैक्टिकल अनुभव आपके साथ साझा किया जो मैं आसपास देखता हूँ, ठीक है, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो आगे देखते हैं कि ये फसल जो प्रतिरूप है विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। वैसे तो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल रूप से समझाया, वो कारक हैं कि भौगोलिक, जलवायु, बाकी अन्य कारक भी है, जैसे प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक में जलवायु कैसी है, वहाँ पे वर्षा, आर्द्रता, तापमान कैसा है। भौगोलिक कारक यानी वहाँ का उच्चावच कैसा है, मिट्टी कैसी है, जल के स्रोत वहाँ पे कैसे हैं। इसके अलावा आर्थिक कारक यानी किसान की कितनी क्षमता है, क्या किसान नई जो प्रौद्योगिकी क्या उसको अपना सकता है, क्या उसकी आर्थिक क्षमता है, क्या वो आर्थिक लागतों को वहन कर सकता है। जोत का आकार कैसा है, कि बड़ा जोत का आकार है या छोटा है। आजकल नई टेक्नोलॉजी से हम छोटे जोत के आकार में वर्टिकल कृषि करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा निवेश किस प्रकार कर सकते हैं, आधारभूत ढांचा, बीमा, सिंचाई, मांग, आपूर्ति। इन कारकों पर डिपेंड करेगा कि किसी सेक्टर का, किसी क्षेत्र का फसल प्रतिरूप क्या है। इसी तरह से जैसे हमारे सरकार की जो डिसीजन है, नीतिगत जो पहल है, जिसमें सरकारी नीतियां हैं, सब्सिडी, एमएसपी, एमएसपी बड़ा रोल निभाता है। जैसे एक एग्जांपल लेना कि गेहूं का जैसे किसी साल एमएसपी प्राइस बढ़ा दिया जाता है, तो किसान प्रोत्साहित होंगे किस चीज को बढ़ाने के लिए, गेहूं की फसल उगाने के लिए, ठीक है। तो एमएसपी भी एक बड़ी भूमिका निभाता है किसी फसल का फसल को ज्यादा उगाने में। जैसे किसी साल ये होता है कि आप ये मान के चलो कोई भी एक फसल है उसका एमएसपी उतना ज्यादा नहीं होता है, तो किसान उतना उत्साहित नहीं होगा उस फसल को लेके। तो आपने ये देखा होगा कि जैसे चावल है, गेहूं है, इन फसलों का ज्यादा एमएसपी होने के कारण आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम दाल और तिलहन की फसलें कम उगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो कई सारे कारक होते हैं जिसके कारण किसी भी क्षेत्र का फसल प्रतिरूप निर्धारित होता है। और क्वेश्चन ये आ सकता है, किसी क्षेत्र का फसल प्रतिरूप को लेकर कौन से कारक है, उसका एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा तकनीकी व गति के कारण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सूचना प्रौद्योगिकी, आजकल जो ड्रोन मशीनीकरण, ग्रीन हाउस, वर्टिकल कृषि, जीएम फसलें, ये इसके आ सकते हैं। और ये सामान्य चीज़ें नहीं है, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार एक क्षेत्र का मतलब फसल प्रतिरूप होता है, किन चीज़ों पर निर्धारित करता है, वो सब कारक हमने यहाँ पे बात की है। बहुत सारे कारक हैं। अब यदि आपके पास इतना मटेरियल है तो 250 वर्ड का क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप उसको हैंडल कर लोगे। अच्छे एग्जाम्पल आपके पास होंगे करंट अफेयर के, वो आप ऐड कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं कि भारत में फसल प्रतिरूप। जैसे मैं अपना एक मेंस का अनुभव बताता हूँ कि मेंस के अंदर जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल और केस स्टडी है मैं अपने वाली लिखता हूँ, जो क्योंकि मैं खेत में रहता हूँ, यहाँ की लाइफ को मैं जानता हूँ। जो भी प्रैक्टिकल चीज़ आती है मैं इनको ऐड करता हूँ। ऐसे राइटिंग में भी ऐसे जब ऐसे आते हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए ऐसे, तो इनमें मैंने अच्छे एग्जाम्पल अपने वाले ऐड किए हैं और उससे फायदा ही मिलता है कि उसमें एक रचनात्मक आंसर राइटिंग झलकती है आपकी। तो आप भी अपनी जो चीज़ें, आपका अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव, अपने जो आंसर है उसमें लिखना, आपको फायदा मिलेगा। तो भारत में फसल प्रतिरूप, फसल विविधता व गहनता को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, जो अभी हमने ऊपर देखे हैं। इसके अलावा भी जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए फसल प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले, तो शॉर्ट रूप में आप ऐसा लिख सकते हो एक डायग्राम बना के। जैसे इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ कि मृदा और जलवायु, वहाँ का कृषि पारितंत्र वो डिसाइड करता है कि वहाँ पे कौन सी फसलें होंगी। जैसे राजस्थान के अंदर बाजरा वगैरह मोटे अनाज क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी है कि यहाँ पे ज़्यादा वर्षा नहीं है, कम वर्षा वाली हमें फसलें चाहिए। आजकल एक टॉपिक भी चलता है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि मतलब जहाँ पे पानी बहुत कम है, कैसे हम वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो बूंद बूंद सिंचाई से ऐसे कर सकते हैं। इसी प्रकार संसाधन, यानी वहाँ पे सिंचाई और जल स्रोत कैसे हैं। जैसे आप अपने आसपास देखना, एक बार प्रैक्टिकल रूप से देखना कि आपके आसपास सिंचाई के कौन से स्रोत हैं। आप जैसे यूपी और बिहार में रहते हो या साउथ इंडिया में रहते हो तो आपको नहरें मिलेगी,
जैसे आप ऐसे क्षेत्र में रहते हो जहाँ पे वर्षा मतलब 80 सेंटीमीटर से कम है, वहाँ पे फुहारा सिंचाई आपको देखने को मिलेगी। कहीं मतलब वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम है, वहाँ पे बूंद-बूंद सिंचाई देखने को मिलेगी। तो ऐसी चीज़ें देखा करो प्रैक्टिकल रूप से। इसके अलावा प्रौद्योगिकी, यानी कैसा मतलब खाद, बीज और मशीन सूचना प्रणाली आदि की सुविधा है। और आधारभूत सुविधाएँ जैसे परिवहन, भंडारण और विपणन की सुविधाएँ। जैसे हम बात करें कि किस प्रकार खेतों को आजकल आपने देखा होगा कि मृदा जो से हेल्थ कार्ड है, आपने सुना होगा इसका, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात सुनी होगी। आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है। इसके अलावा कैसे खेतों को मंडी के साथ सड़कों से जोड़ा जा रहा है, कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया जा रहा है। ये सब कारक डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, जोत का आकार है, निवेश है आदि। और फसलों का बाजार मूल्य एमएसपी। एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा है, आगे हमारा एक टॉपिक पे उस पे हम खुल के चर्चा करेंगे, क्योंकि एमएसपी का क्वेश्चन आता रहता है। और मांग और आपूर्ति, इसके अलावा किसानों की साक्षरता और जन जागरूकता। ठीक है, और भारत में यदि हम फसल प्रतिरूप के उदाहरण देखें तो ये इसमें देखने को मिलता है कि भारत में जो फसल प्रतिरूप है मुख्य रूप से फसल की उत्पादकता और उसके भौगोलिक विस्तार पर निर्भर करता है। जैसे हम इसमें देखें, जैसे हम किसमें देखें कि जो आपका शस्य प्रतिरूप है, कि आप जैसे पंजाब का या हरियाणा का शस्य प्रतिरूप देखना चाहोगे तो आप वहाँ मुख्य रूप से किस फसल को देखोगे? चावल को देखोगे, क्योंकि वहाँ पे हरित क्रांति में क्या हुआ था, अच्छी सिंचाई सुविधाएं, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा मतलब निवेश किया गया था। उसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे चावल की जो फसलें उनको ज़्यादा मतलब बढ़ावा दिया गया, मोनोकल्चर को बढ़ावा दिया गया। तो वहाँ पे चावल की फसल का उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलता है। तो जो फसल प्रतिरूप हम देखेंगे तो इस प्रकार देखेंगे कि पंजाब हरियाणा में मुख्य रूप से चावल की फसलें उपजाई जाती है। साथ में क्या होगा, वहाँ पे कपास है और गेहूँ की मुख्य फसलें आपको देखने को मिलेगी। तो ये वहाँ की उत्पादकता पर निर्भर करता है और उसका भौगोलिक विस्तार कितना है उस पर भी निर्भर करता है। तो ये शॉर्ट रूप में ऐसा लिखा जा सकता है। इसके अलावा जैसे हम प्रतिरूप का एग्जाम्पल देखें, जैसे धान गेहूँ प्रतिरूप है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र जो मैदान है, विशेषकर यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी। और यहाँ पे आजकल कई मुद्दे चर्चा में भी रहते हैं। जैसे एक समय ये था कि यहाँ पे अच्छी उत्पादकता देखने को मिल रही थी, लेकिन आजकल नेगेटिव चीज़ें भी काफ़ी हो रही है, जैसे उत्पादकता में गिरावट आ रही है, चाहे वो मृदा पोषण की कमी हो। ये एक तरह से शॉर्ट रूप में मैंने लिखा है यहाँ पे, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ वो आप समझ सकते हो यहाँ पे। केवल नोट्स, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखते नहीं है, तो उनको ये नुकसान होगा, प्रैक्टिकल चीज़ों से वो बच जाएंगे या उनको नुकसान हो सकता है थोड़ा सा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार ये वीडियो देखा करो, क्योंकि इसमें काफ़ी इनपुट भी होता है बाद में। तो जैसे धान गेहूँ प्रतिरूप का हम एग्जाम्पल लें तो ये क्षेत्र विशेष में हो गया। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे कारक भी है जिसके कारण आजकल उत्पादकता में गिरावट देखने को मिल रही है। मृदा पोषण में कमी, भूमि जल, जल प्रदूषण, कीट हमले आदि देखे जा रहे हैं। हरित क्रांति प्रदेश में एक फायदा मिला था इस क्षेत्र को खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में, जैसे गेहूँ और चावल में, लेकिन आजकल बहुत सारे संकट हो गए कि इसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं। जैसे हरित क्रांति एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रही थी, जिसके कारण सामाजिक आर्थिक जो कह सकते हैं संबंध प्रभावित हुई थी, क्षेत्रवाद की समस्या यहाँ पे देखने को मिली थी और पर्यावरणीय समस्या भी देखने को मिली। यानी किसी भी जो भी चीज़ होती है उसके हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें होती रहती हैं। आजकल हम हरित क्रांति को नए रूप में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हटा देंगे और नई चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे पॉजिटिव रूप से, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो जब सस्य प्रतिरूप का कोई एग्जाम्पल आपसे पूछे तो आप जैसे एग्जाम्पल ये बता सकते हो कि अ, धान और गेहूँ प्रतिरूप आप बता सकते हो कहाँ-कहाँ हो रहा है। इसके अलावा चावल प्रतिरूप भी बता सकते हो, ये कहाँ पे सिंचित व तटीय आर्द्र क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, उड़ीसा, तमिलनाडु। ये किसी भी क्षेत्र का एक क्या होता है, फसल प्रतिरूप होता है, याद रखना। जैसे मैंने प्रैक्टिकल तो आपको पहले समझाया था, यदि आपको ये चीज़ें याद नहीं रहती तो आप सिंपल एग्जाम्पल दे देना अपने आस-पास का। जैसे मैं इतना मतलब ये किताबी परिभाषा वाली चीज़ें नहीं लिखता हूँ। जैसे मैं अपने आस-पास का जो फसल प्रतिरूप है उसको समझाता हूँ बहुत बढ़िया से केस स्टडी लिख के। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं अपने जो जो क्षेत्र है, मैं जहाँ रहता हूँ, तो वहाँ का मैं बताऊँगा किस प्रकार की यहाँ की जलवायु है, किस प्रकार की यहाँ की मिट्टी है, कैसा वर्षा का जो पैटर्न है वो है, और फसल प्रतिरूप कैसे है यहाँ पे, कि हम रबी में कौन-सी फसलें उगाते हैं, खरीफ में कौन से उगाते हैं। एक पूरा केस स्टडी के साथ उसको प्रैक्टिकल रूप में प्रेज़ेंट करता हूँ, इसलिए शायद मेंस में अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, आप भी ऐसा करना। इसके अलावा जैसे हम देखें गेहूँ मोटा अनाज का प्रतिरूप देखें, जैसे यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो अपने प्रैक्टिकल अनुभव से लिखा है कि रबी की ऋतु में गेहूँ के साथ जौ, चना, मेथी, सरसों, और खरीफ ऋतु में बाजरा, ग्वार, ज्वार, दालें, जायद फसलों में तरबूज, खरबूजा आदि फसल का प्रारूप देखने को मिलता है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे कोई किताबी परिभाषा नहीं लिखी, जो बात मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल साझा करा था वही बात यहाँ पे लिख दी है कि यहाँ पे रबी में ऐसी फसलें होती हैं, खरीफ में ऐसा होता है, मतलब फसलों का संयोजन कैसे होता है, और जायद फसलों में ऐसा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दिया, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, गुजरात। ठीक है, आगे ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो फसल ऋतुएं या शस्य जो ऋतुएं वो भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे खरीफ की फसलें भारत में कब है, जून से सितंबर। अभी जो सीजन चल रहा है भारत में खरीफ का चल रहा है, तो इसमें उत्तरी राज्यों में हम देखें तो इसमें चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, तुअर होती है, और दक्षिणी राज्य में चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली और
रबी जो सीजन होता है अक्टूबर से मार्च, जिसमें सिंचाई सुविधा हमें चाहिए, जिसमें गेहूँ, चना, सरसों आदि, और साउथ इंडिया में चावल, मक्का, रागी, मूंगफली और ज्वार। और इसी प्रकार से जायद जो फसलें होती हैं अप्रैल से जून के मध्य, सब्जियां और फल चारा, और इसमें चावल, सब्जियां, चारा प्रमुख रूप से। तो ये आपको पैटर्न थोड़ा सा पता होना चाहिए, लिखने में आसानी हो जाएगी, और प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं। इसके अलावा हमारा टॉपिक था मेजर क्रॉप्स, मुख्य फसलें व उनका कृषि क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पे वो फसलें तो नहीं पढ़नी है जैसे हम प्री में, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी फसलें, जैसे गेहूं के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए, कपास के लिए कौन सी चाहिए, तो वो चीज़ें यहाँ पे काम की नहीं है। ऐसे क्वेश्चन प्री मेंस में आते नहीं है, प्री में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो जब आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ते हो तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना। लेकिन मेंस में कैसा आता है, मेंस में पैटर्न का आता है, कृषि के जो पैटर्न के प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा विस्तार से उसको नहीं लिखा है। पहला है चावल उत्पादक क्षेत्र, यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, प्रायद्वीपीय तटीय जलोढ़ मृदा क्षेत्र व हरित क्रांति प्रदेश। और इसमें मुख्य फसल चावल है। चावल के साथ में कौन सी फसलों का संयोजन रहता है, यानी कौन सा शस्य प्रतिरूप रहता है। तो इसमें चावल पर्सन चाय के क्षेत्र जैसे असम घाटी, उत्तरी पश्चिमी बंगाल, निम्न गंगा मैदान। चावल के साथ दलहन और मोटे अनाज वाला कौन सा क्षेत्र है, मध्य बिहार, पूर्वी एमपी, उत्तरी उत्तर प्रदेश। ज़्यादा याद मत रखो, लेकिन थोड़ा सा संयोजन याद रखोगे तो याद रह जाएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, स्टैटिक वाले नहीं आते हैं ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा चाय, कॉफी, मसाले कहाँ पे, केरल, तमिलनाडु, दक्षिण छोर में। इसी प्रकार जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र है वहाँ पे किस प्रकार प्रमुख रूप से कौन से राज्य हैं, एक तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एमपी। और यहाँ पे शस्य संयोजन कैसा है, गेहूं, चना, जो गेहूं, चावल, गेहूं, ऐसा संयोजन हो सकता है। जैसे हमारे वाले रीजन का बताऊं तो यहाँ पे गेहूं के साथ में क्या होता है, चना, सरसों प्रमुख रूप से होती है। और जैसे बाजरा के साथ अभी यदि यहाँ पे मैं बताऊं आपको प्रतिरूप, ये शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु कह सकते हैं, या मृदुल जलवायु हम कह सकते हैं इसको। और इसमें मुख्य रूप से जो खरीफ की जो फसलें अभी इसमें बाजरा, ग्वार, मूंग, दालें, ठीक है, ऐसा आप बता सकते हो। इसके अलावा ज्वार बाजरा उत्पादक क्षेत्र में आ सकता है। महाराष्ट्र में जैसे ज्वार कपास क्षेत्र हो गया, कर्नाटक महाराष्ट्र में क्या ज्वार कपास तिलहन मोटे अनाज हो गया, इनको बोलते हैं शस्य संयोजन, या जो भी प्रतिरूप की बात करे थे। राजस्थान हरियाणा में ज्वार गेहूं है, राजस्थान शुष्क क्षेत्र में बाजरा ज्वार दलहन है। ये क्या है, कृषि प्रतिरूप है, और भारत की मुख्य फसलें भी हैं। तो भारत की जो मुख्य फसलें हैं वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कवर नहीं करनी है, उनको प्री के साथ आपको देखना है, जैसे अभी हमने बात भी की है, और ज़्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो नए टॉपिक रहते हैं, जैसे किस प्रकार टॉपिक आएंगे, जैसे यहाँ पे ये चर्चा में रहता है जो संरक्षित कृषि है, तो ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं। संरक्षित कृषि हो गया, जीरो बजटिंग फार्मिंग हो गया, जो नई हरित क्रांति है, या पूर्व की ओर हरित क्रांति का विस्तार है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो सुरक्षित कृषि क्या है, यदि सुरक्षित कृषि को आप सामान्य शब्दों में समझो ना, तो ऐसा समझना है कि हमें क्या करना है, जो आजकल क्या हो गया है, काफ़ी जो हमारी मिट्टी है उपजाऊ, उसका उपजाऊपन कम हुआ है या बंजर हो गई है, या मिट्टी का जो पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, उत्पादकता घट रही है। तो इस समस्याओं से लड़ने के लिए फिर हम क्या कर रहे हैं, इनका समाधान निकाल रहे हैं सुरक्षित कृषि में। और सुरक्षित कृषि के आप 2-3 कंपोनेंट याद रखोगे तो बहुत फायदे में रहेगा। जैसे इसमें क्या होता है कि मिट्टी का हमें क्या करना है, अपरदन रोकना है। उसके लिए क्या करना है, जैसे मल्चिंग करना है, या जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो समोच्च रेखीय कृषि की जुताई होती है, सीढ़ीदार कृषि जिनको बोलते हैं, वैसा करना है। और जो नई चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ों को इस्तेमाल करना है। तो सुरक्षित कृषि का तात्पर्य यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित कृषि या बंजर भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाकर पौधों की प्रजातियों को के विविधीकरण को बढ़ावा देना है। और इसके सुरक्षित कृषि के कंपोनेंट आप थोड़ा सा लिख सकते हो कि जैसे शून्य जुताई करनी है। शून्य जुताई, या जिनको बोलते हैं टिल्लिंग बोलते हैं, कि आजकल क्या होता है, बुआई मत करो, डायरेक्ट बीज को मिट्टी के अंदर डाल सकते हो। तो उससे भी क्या होता है कि जो भी कार्बन उत्सर्जन की समस्या है वो कम आएगी, या जो लागतें हैं वो घट जाएगी, और मिट्टी को भी उतना नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा फसल जो चक्रीकरण है, यानी कई जगह ये होता है कि एकल फसल होता है, लेकिन क्या होना चाहिए, फसलों की विविधता होनी चाहिए, ताकि मिट्टी का जो क्या होता है उपजाऊपन बना रहे। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली बहुत सारी फसलें होती हैं, उनको भी बोना चाहिए समय समय पर। फसल विविधीकरण हो गया इससे टॉपिक। मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग आपने देखा होगा, जैसे हम घास फूस से भी मिट्टी को ढक सकते हैं, या आजकल जैसे मल्चिंग करते हैं, प्लास्टिक से मल्चिंग करते हैं, ताकि बूंद बूंद सिंचाई में आर्द्रता की जो मात्रा वाष्पीकरण के रूप में उड़ जाती है उसको बचाया जा सके। मृदा संरक्षण है, रसायन का प्रयोग धीरे धीरे समाप्त करना है, ऑर्गेनिक कृषि की ओर जाना है, जैविक खाद का उपयोग है, स्थायी मृदा आवरण है। तो ये क्या है, सुरक्षित कृषि के कई गुण कह सकते हैं, या इनके कंपोनेंट को हम शामिल कर सकते हैं। और इसका लाभ क्या हो सकता है, इससे लाभ होगा कि प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता का संरक्षण होगा। जलवायु परिवर्तन के आजकल काफ़ी चरम जलवायु के प्रभाव हो रहे हैं, कृषि सेक्टर प्रभावित हो रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं। फसल विविधता को बढ़ावा मिलेगा, कृषि उत्पादकता वृद्धि होगी। देखो, जब भी आंसर लिखते हो ना, कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर ऐसा आंसर लिखा जा सकता है, कि ऐसा हम डायग्राम बना के ऐसा आंसर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन केवल एक पॉइंट मत लिखो। जैसे यहाँ पे देखना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, आगे मैंने पॉइंट क्या लिखा, इससे हमारा कृषि निर्यात बढ़ेगा, इससे हमारी क्या होगा,
जीडीपी को फायदा होगा, हमारा चालू खाता घाटा कम होगा। तो ये क्या दिखाता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच दिखाता है। या हमें कुछ और चीज़ें जोड़नी, तो जैसे यहाँ पे फसल विविधता, कोई एग्जाम्पल लिख देते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ऐड कर देते, तो आपका आंसर इंटीग्रेटेड हो जाता। और ऐसे लिख के आना चाहिए, मैंने भी काफ़ी लिखे हैं ऐसे आंसर, मेंस में नंबर भी आए हैं, टॉपर भी ऐसा लिखते हैं, आप देखते रहो उनकी कॉपीज, ठीक है। और क्या होगा, संसाधन संरक्षण और प्रबंधन होगा, जोत आकार में वृद्धि होगी, अतिरिक्त उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और जैसे भारत है, भारत में क्या दूध, दालें, मसाले, ये क्या फैक्ट है, कुछ डाटा मैंने, जैसे मैं बता रहा था आपको, कुरुक्षेत्र मैगजीन है, अभी पढ़ रहा था, तो उसमें से कुछ डाटा निकाले। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुरुक्षेत्र मैगजीन के कुछ अच्छे आर्टिकल होंगे तो उनके डाटा मैं आपको यहाँ पे अपने नोट्स के साथ ही शामिल कर लूँगा, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये डाटा है कि भारत में दूध, दालें, मसाले, चाय, काजू, दूध, दालें, मसाले, चाय, काजू और जूट में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। जैसे कोई कृषि वाला टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रोडक्शन में ऐसे डाटा बता सकते हो। इसके अलावा गेहूं, चावल, फल सब्जियों और गन्ना, कपास, तिलहन में भारत का दूसरा स्थान है। आपने ये भी देखा होगा कि चावल के निर्यात में भारत का पहला स्थान है। तो ऐसे डाटा प्री में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, 2018-19 में ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि चावल निर्यात में पहला देश कौन है, प्रथम स्थान पर कौन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्री में आते हैं, मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन को या ऐसे डाटा को आप इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जीरो बजटिंग फार्मिंग काफ़ी चर्चा में रहती है। एक बार शायद मैं मेंस लिख रहा था तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था, और ये चीज़ें करंट अफेयर वाली है। जब जब नीति आयोग या तो कोई पॉलिसी इस पर बना रहा है या किसी चीज़ों को लेकर चर्चा में रहती है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जीरो बजटिंग फार्मिंग का क्या मतलब है कि हमें शून्य लागत में एग्रीकल्चर करना है। कैसे पॉसिबल होगा, तो पॉसिबल होगा, इसके कुछ कंपोनेंट है, इसके भी 4 पिलर्स हैं। एक तो बीजामृत जिसको बोलते हैं, सीड ट्रीटमेंट इसको हम कह सकते हैं, एक जीवामृत, नो फर्टिलाइजर, नो पेस्टिसाइड, इसके अलावा मल्चिंग, और एक है वापसा यानी वाष्पीकरण को हमें कम करना है। तो ये 4 कंपोनेंट आप ऐसे डायग्राम से बनाना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम जरूर बना के आना। और बाद में इसकी विशेषताएं क्या क्या है, जीरो बजटिंग फार्मिंग में देखेंगे कि अंतर फसल यानी एक साथ कई फसलें उगाई जा सकती है, यानी फसल विविधता को बढ़ावा हम दे सकते हैं, ताकि कई बार ये होता है कि मौसम के कारण या किसी अन्य कारणों से क्या होगा, फसल यदि नष्ट भी होती है तो कुछ फसलें बचती है और किसान उनका उत्पादन लेके लाभ ले सकता है। और जैव उर्वरक जो होते हैं जैसे कीटनाशक वगैरह, उनके रासायनिक उर्वरक आदि को हमें कम उपयोग में लेना है या उपयोग में लेना ही नहीं है, हमें क्या करना है, जैविक जो खाद होती है उसको इस्तेमाल करना है। मल्चिंग यानी मिट्टी की जो नमी है उसका संरक्षण करना है। समोच्च रेखा वो मेड़बंदी करनी है, ताकि जो समोच्च रेखा, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा होता है कि वहाँ पे सीढ़ीदार खेती भी की जा सकती है ताकि मिट्टी का कटाव कम हो और जो उपजाऊ मिट्टी है वो बनी रहे। आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, परंपरागत देसी बीजों का इस्तेमाल करना है, प्राकृतिक जल स्रोतों का पुनर्भरण करना है। या जैसे यदि जोत का आकार बड़ा नहीं हो तो वहाँ पे हम जो सामान्य जो मशीन है उनका उपयोग ज़्यादा नहीं करें। ऐसा भी हो सकता है कि पशुओं का भी उपयोग कर सकते हैं यदि जोत का आकार छोटा है, यदि पॉसिबल हो ऐसा। तो जीरो बजटिंग फार्मिंग में बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं। इसके अलावा जैसे जीरो बजटिंग फार्मिंग को लेकर आंध्र प्रदेश ने एक नीति बनाई थी कि 2024 तक वो काफ़ी हद तक मतलब किसानों को इससे जोड़ देगा। तो ऐसे लिख सकते हो। नीति आयोग का भी एक बार इस पर आया था कुछ, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जैसे इससे जुड़ा हुआ टॉपिक हरित क्रांति भी है। हरित क्रांति को हमें ज़्यादा नहीं देखना है यहाँ पे, ज़्यादा आप ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ते हो उसमें कवर हो जाएगा, लेकिन इतना होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आपका जो नोट्स है वो कम नहीं रहे। तो हरित क्रांति आपने देखा कि आज़ादी के बाद में हम किस संकट से गुजर रहे थे, भूखमरी और कुपोषण से गुजर रहे थे। विदेश से हम जो घटिया क्वालिटी का जो गेहूँ है वो आयात कर रहे थे, तो उससे भी हमें नुकसान हो रहा था। और फिर क्या हुआ, हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की जो आधारशिला वो रखी। और हरित क्रांति की जब बात आती है तो आपके पास अच्छे पॉइंट होने चाहिए लिखने के लिए। जैसे इसकी विशेषताएं प्रमुख क्या है, इसमें हाइब्रिड बीजों का विकास किया गया, हाइब्रिड बीजों का यूज में लिया गया, सिंचाई आधारभूत ढांचे का विस्तार किया गया। जैसे पंजाब हरियाणा में आप देखोगे नहरी सिंचाई व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया, जो कृत्रिम उर्वरक है, कीटनाशक, उनका प्रयोग को बढ़ावा दिया गया, मशीनीकरण और सब्सिडी को बढ़ावा दिया गया, संस्थागत ऋण में वृद्धि की गई, मृदा परीक्षण किया गया, विद्युतीकरण में बढ़ावा दिया गया, भूमि सुधार, कृषि आधारभूत ढांचा, परिवहन, सड़कें, मंडियां, फसल कीमतें, एमएसपी, किसान जन जागरूकता, प्रशिक्षण। देखो कितने पॉइंट है। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि मेंस के एग्जाम में आप 5-6 पॉइंट या 7-8 पॉइंट लिखते तो बढ़िया बात है। यहाँ पे 10-12 पॉइंट हमारे पास है लिखने के लिए। इसके अलावा हरित क्रांति के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं शॉर्ट में, बिल्कुल आप देख सकते हो। जैसे सकारात्मक प्रभाव में हम देखें तो निश्चित रूप से हमें बहुत लाभ मिला है कि इसमें खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में। इसके अलावा भूखमरी कुपोषण में कमी आई है, हमारा चालू खाता घाटा कम हुआ है, किसान आय में वृद्धि हुई है, उद्योगों का विकास हुआ है, क्योंकि खाद्य इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री इस पर डिपेंड करती है। खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रण आती है, यानी एक समय खाद्य जो है या खाद्यान्न का कह सकते हैं कीमती वृद्धि हो रही थी, उसको नियंत्रण में फायदा मिला है। कृषि सेक्टर में निवेश, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बढ़ावा मिला है, ग्रामीण रोजगारों में वृद्धि हुई है, आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है, कृषि निर्यात जीडीपी को फायदा हुआ है, महिला सशक्तिकरण यानी महिला किसान आदि भी इस सेक्टर से काफ़ी जुड़ रही हैं।
और नकारात्मक काफ़ी है इसमें, जैसे सीमित फसलों तक ये सीमित रहा, जैसे गेहूँ, चावल तक रहा। सीमित क्षेत्र यानी कुछ ही क्षेत्र में हरित क्रांति सफल हो पाई या कुछ क्षेत्र में इसका विस्तार किया गया। आर्थिक सामाजिक असमानताएँ बढ़ी, पर्यावरणीय समस्याएँ भी देखने को मिली, भूजल संकट, सब्सिडी दुरुपयोग, कई इसमें नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिले। ये बहुत ज़्यादा पॉइंट है, आपको ये लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है। आजकल जैसे मेरे साथ ये हो रहा है कि अब मेरे को आप चाहे कितनी मतलब कितना ही अच्छा मटेरियल आप ला के दे दो मुझे, यदि वो मटेरियल बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, 20, 30, 50 पेज में होगा तो मैं नहीं पढ़ूँगा। मुझे अब चाहिए बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि ये बातें अब जाके समझ में आती है कि हम कहाँ गलती करते हैं। हम किताबों के पीछे भागते रहते हैं ज़्यादा, मोटी-मोटी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। थोड़े स्मार्ट स्टडीज़ बना के शॉर्ट नोट्स यदि कहीं मिल जाते हैं तो उनका फ़ायदा ले लीजिए। और मतलब आपको कोई अच्छा मतलब अनुभवी व्यक्ति ऐसा बताने वाला हो तो आपको कितना फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है? सीधी-सी बात है, मतलब प्रैक्टिकल टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ने की आदत डाल लो। फालतू का इधर-उधर कचरा पढ़ोगे, बड़ी-बड़ी कोचिंगों में बड़ा-बड़ा टाइम बिताओगे, बहुत ज़्यादा मतलब मनी अपनी सेविंग है वो नुकसान करोगे। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। फिर आजकल क्या हो रहा है, हरित क्रांति में क्या हो रहा है, कृषोन्नति योजना चल रही है, कृषि उन्नति योजना। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखा गया कृषोन्नति योजना। तो इसमें कई कंपोनेंट है, जैसे समग्र वैज्ञानिक तरीके से कृषि उत्पादन में वृद्धि, केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला योजना इसमें शामिल की गई, जिसमें लगभग 11 मिशन शामिल किए गए। अब ये 11 मिशन यहाँ पे लिखे हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं इनको, आराम से आप देख सकते हो। और बाकी इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मतलब इसमें और भी चीज़ें हैं, और चीज़ों की जिम्मेदारी आपकी है। ये नोट्स आपके पास हैं, और जब भी आप कुछ पढ़ते हो, कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ते हो, बजट, इकोनॉमिक सर्वे या और भी इकोनॉमी जैसे प्री के समय मोनाल सर की वीडियो आप देखोगे, तो वैल्यू एडिशन कर लेना यहाँ पे। बहुत मज़ेदार आपके नोट्स बन जाएंगे, आपको फालतू का कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। टू दी पॉइंट नोट्स पढ़ के आप आसानी से अपना सिलेबस कीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।